मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट मतलब एम इफेक्ट। ये कोई नई चीज़ नहीं है, रेजोनेंस का ही एक नया नाम है, वो नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। एक अलग साइंटिस्ट थे हेसनबर्ग, हेसनबर्ग ने उसी कॉन्सेप्ट को रेजोनेंस बोला। क्लियर? और इनगोल्ड थे, इनगोल्ड ने उसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मेसोमेरिक इफेक्ट बोल दिया। लेकिन अगर हम बेसिक डेफिनेशन में जाएं, क्लियर, बेसिक डेफिनेशन में जाते हुए सोचें कि रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट में अंतर क्या है, क्लियर, एकदम माइन्यूट अंतर जो है उसको एनालाइज करना चाहें कि अगर मैंने सिस्टम में बोला था इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, जैसे A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है और इसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच नहीं है, जैसे मान लो केवल कार्बन कार्बन की बॉन्ड हो रही है और ब्यूटा 1,3 डाइईन्स हैं, क्लियर। तो इस केस में इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके हम इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इवन इसका इलेक्ट्रॉन इधर भी शिफ्ट हो सकता है और इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करके हम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बना सकते हैं। मतलब इस केस में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर भी पॉसिबल है, इवन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर भी पॉसिबल है। तो जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल होता है, क्लियर, तो उस तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम को हम सिंपल बोल देते हैं रेजोनेंस। लेकिन अगर किसी एटम या ग्रुप के लगने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, क्लियर, अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के लगने के कारण इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यूनिडायरेक्शनल हो जाता है, या तो वो इधर जाए या तो वो इधर आए, तो उस पर्टिकुलर केस में उसी रेजोनेंस को हम जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे अगर मान लो मैंने इस पर्टिकुलर के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप अटैच कर देता तो इसका मतलब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और जब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इधर का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब इधर के साइड शिफ्ट होगा, मतलब अब सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर के साइड शिफ्ट नहीं होगी। तो इसका इस CHO ग्रुप पे लगने के कारण अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक डायरेक्शन में हो गया, क्लियर। तो इसी पर्टिकुलर रेजोनेंस को हम जो नाम देने वाले हैं वो नाम क्या होने वाला है, मेसोमेरिक इफेक्ट। अगर मान लो मैंने केस ऐसा किया होता और इवन सिस्टम ऐसे होता, इस पर्टिकुलर में OH लगा देते, तो इसका मतलब जब तक केवल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था तो मूवमेंट इधर भी जा सकता था इधर भी जा सकता था, लेकिन जो ही मैंने ऑक्सीजन लगा दिया तो इसका ऑक्सीजन के लोन पेयर के कारण अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, क्लियर। तो इसका मतलब अब इस केस में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है, यूनिडायरेक्शनल हो रहा है, और ये यूनिडायरेक्शनल हो रहा है तो इसी केस में इस यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट के कारण जो नाम आने वाला है वो कौन सा है, मेसोमेरिक इफेक्ट। तो इस तरह में कभी कार्बन इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है और इवन कभी कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो सकता है। तो इसका अगर कभी कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी गेन करता है, कभी कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है, तो जो एटम या ग्रुप इस पर्टिकुलर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं, दिस एटम और ग्रुप इज कॉल्ड एज -m ग्रुप। और जो एटम या ग्रुप इस कार्बन के लिए पॉजिटिव का काम कर रहे हैं, मतलब इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, इस एटम को या ग्रुप ऑफ एटम को हम +m ग्रुप बोलेंगे। तो सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट इज आल्सो ऑफ टू टाइप, +m एंड -m। जो भी एटम या ग्रुप, फिर से बोल रहे हैं, जो भी एटम या ग्रुप कार्बन को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, वो सारे एटम या ग्रुप को बोला जाता है +m। और जो भी एटम या ग्रुप कार्बन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचते हैं, उन सारे एटम या ग्रुप को बोला जाता है -m। क्लियर? अब चेक करते हैं, यहाँ जिसकी बात होगी वो बात होगी पावर, कि किसी का पावर ज्यादा होगा किसी का पावर कम होगा। तो अगर हम बात करें पावर, और सबसे पहले पावर ऑफ -m इफेक्ट या -m ग्रुप्स, तो सबसे ज्यादा पावरफुल जिस पर्टिकुलर को मानते हैं वो होता है NO2। NO2 की बात जिसकी बात करते हैं वो होता है सल्फोनिक एसिड। इस पर्टिकुलर के बाद हम लेते हैं साइनाइड, इस पर्टिकुलर के बाद हम लेते हैं एल्डिहाइड, फिर लेते हैं कीटोन, फिर लेते हैं एसिड, फिर लेते हैं एस्टर, फिर लेते हैं अमाइड। क्लियर? ये सारे इलेक्ट्रॉन विट्राइन ग्रुप हैं। क्लियर? अगर हम बात करें पावर ऑफ +m, पावर ऑफ +m ग्रुप, तो पावर ऑफ +m ग्रुप में मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्लियर? ये सारे ग्रुप्स कहीं कहीं कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होंगे, और जब कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच होंगे तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे। अगर हम +m की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात हो रही है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन की बात हो रही है तो उस केस में जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वो पावरफुल है O नेगेटिव।
उसके बाद जिसकी बात होती है NH2, फिर जिसकी बात होती है NHR, फिर जिसकी बात होगी NR2, फिर जिसकी बात होगी OH, फिर OR मतलब ईथर। क्लियर? उसके बाद जिसकी बात होती है मतलब एक बार ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाला क्लियर हो गया, फिर नाइट्रोजन में जितने केसेस हैं वो क्लियर कर दिया, फिर ऑक्सीजन में जितने केसेस हैं वो क्लियर कर दिया। उसके बाद जिसको हम लेते हैं वो होता है क्रॉस कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट, मतलब अमाइड वाले केसेस। उसके बाद जो उसको लेते हैं वो होते हैं एस्टर वाले केसेस। क्लियर? पहले लीनियर कंजुगेशन, फिर उसके बाद क्रॉस कंजुगेशन। जब क्रॉस कंजुगेशन सिस्टम से खत्म हो जाए उसके बाद हम लेते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और लास्ट में आयोडीन। क्लियर? तो इसका मतलब हैलोजेंस भी इलेक्ट्रॉन डोनेशन का काम कर सकते हैं क्योंकि इनके पास लोन पेयर है। और पहचानने का तरीका यही है कि अगर हमने कॉन्जुगेटेड सिस्टम, अगर मैंने कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच एटम है, क्लियर? कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जो डायरेक्टली अटैच एटम है, अगर इस पर्टिकुलर एटम के पास एटम हैविंग मल्टीपल बॉन्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम such as nitrogen, oxygen, clear? Such as nitrogen, oxygen, even sulfur without lone pair, clear? कि अगर जो एटम्स हैं जो डायरेक्टली अटैच एटम है कंजुगेटेड सिस्टम पे हैविंग मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड कार्बन 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 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। क्लियर? हैविंग मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर विदाउट लोन पेयर। तो अगर ऐसे कोई भी केस आते हैं तो इसका मतलब वो जो पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं उनको बोला जाता है माइनस एन ग्रुप। पहचानने का तरीका ये है, चेक कर सकते हो, मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड है, क्लियर? लोन पेयर नहीं है, तो ये जो केसेस हैं वो केसेस कौन से हैं? माइनस एन। लेकिन अगर कभी कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्टली जो अटैच एटम है, क्लियर? मतलब कॉन्जुगेट पोजीशन, नॉट कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेट पोजीशन पे जो डायरेक्टली अटैच एटम है अगर हैविंग negative charge, having negative charge or have lone pair, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है या उसके पास लोन पेयर है, क्लियर? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए या लोन पेयर होना चाहिए विदाउट मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, क्लियर? तो उस केस में जो बात करेंगे वो पर्टिकुलर बात होगी प्लस एन ग्रुप। तो ऐसे कोई भी एटम जिसके पास नेगेटिव चार्ज है जैसे O नेगेटिव, या जिसके पास लोन पेयर है जिसके मतलब NH2 लिया, इस केस में लोन पेयर है। तो ऐसे केसेस जिसमें लोन पेयर हो वो सारे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका यही है कि डायरेक्टली अटैच एटम को देखो और डायरेक्टली अटैच एटम को देखने के बाद एनालाइज करो कि क्या इनके पास नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है या इनके पास मल्टीपल बॉन्ड है विथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम। अगर कार्बन कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड होती है तो कार्बन कार्बन के मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पे वो डोनेशन भी कर सकता है, विड्रॉल भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। क्लियर? कि अगर हमने कार्बन कार्बन की मल्टीपल बॉन्ड लिया हुआ है, क्लियर? जैसे अगर मैं लिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ ले लिया पॉजिटिव चार्ज, तो जब पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड करेगा, मतलब ये ग्रुप इस कार्बन के लिए क्या काम कर रहा है? प्लस का काम कर रहा है। लेकिन अगर यही CH2 डबल बॉन्ड CH अगर कभी नेगेटिव चार्ज का अटैच होता तो ये इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता, मतलब ये ग्रुप नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस का काम कर रहा है। और इसी तरह से अगर इसी को एक्सटेंड करते हुए अब इसको फिनाइल ग्रुप बना ले और फिनाइल ग्रुप बना ले और हम ऐसे सोचें, ऐसे सोचें तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के लिए ये फिनाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम कर रहा है, मतलब ये प्लस M का काम कर रहा है। लेकिन अगर हमने इसी फिनाइल को अटैच कर दिया CH2 नेगेटिव के साथ तो इसका यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है, मतलब ये फिनाइल ग्रुप कार्बन आयन के लिए माइनस M का काम कर रहा है। तो हमेशा क्लियर होना चाहिए कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वल्कीन का भी हो सकता है, वो फिनाइल का भी हो सकता है, कि कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर कि अगर वो कार्बोकैटायन से अटैच है या किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सिस्टम से अटैच है तो उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा और प्लस का काम करेगा। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर वो नेगेटिव चार्ज से अटैच है, क्लियर,
उस केस में वो उससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा। तो इसका नेचर प्लस का भी हो सकता है और इसका नेचर माइनस का भी हो सकता है। क्लियर? तो पावर ऑफ m बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्लियर होना चाहिए, तो इसी के बेसिस पे एसिडिक कैरेक्टर डिफाइन होने वाला है, बेसिक कैरेक्टर डिफाइन होने वाला है, रिएक्शन का नेचर डिफाइन होने वाला है। क्लियर? और अगर कैप्सूल की बात करें तो जैसे मैंने एनालाइज किया था, बोला भी था कि लोन पेयर देख लो या नेगेटिव चार्ज देख लो या मल्टीपल बॉन्ड देख लो, मल्टीपल बॉन्ड के बेसिस पे एनालाइज कर लो। तो रेजोनेंस का बेसिक हमेशा दिमाग में रखना है, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेजोनेंस अगर बोला जाए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। जितना अच्छा से अच्छा एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग होगी, माइनस या प्लस है उतना ही स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो आई के टर्म में बात करें तो वहां पे था इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस, तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा है, आयोडीन का माइनस आई कम है, लेकिन फ्लोरीन का प्लस एम भी ज्यादा है। प्लस एम क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस केस में अगर ये कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से अटैच है तो 2p की ओवरलैपिंग है। लेकिन उस केस में अगर बात करें तो अगर ये आयोडीन कार्बन कार्बन बॉन्डिंग से अटैच है तो इसका यहाँ पे 2, 3, 4 और 5, तो 2p 5p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। इसलिए कहते हैं कि आयोडीन का प्लस एम नेचर कम होता है, फ्लोरीन का प्लस एम नेचर ज्यादा होता है। और अगर इसके ऊपर स्टेरिक हिंडरेंस आ जाए, कभी केस ऐसा आ जाए कि मल्टीपल बॉन्ड के ऊपर जो एटम है इस पर्टिकुलर में स्टेरिक क्राउडिंग आ जाए, तो इसका मतलब इस पर्टिकुलर की ओवरलैपिंग भी वो वीक होगी। और वीक होगी इसीलिए NH2 का प्लस एम ज्यादा होता है, NHR का प्लस एम कम होता है, NR2 का प्लस एम और कम होता है। क्लियर? इसमें भी बात कर लो, OH का प्लस एम ज्यादा होता है क्योंकि हाइड्रोजन की साइज छोटी है, OR का प्लस एम कम होता है क्योंकि इस केस में R की साइज बड़ी है। तो जहां भी रेजोनेंस बोला जाए, जहां भी मेसोमेरिक इफेक्ट बोला जाए, तो आपके दिमाग में जो वर्ड होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। जहां भी इंडक्टिव इफेक्ट दिमाग में आए तुरंत आपके ब्रेन का हर एक सेल बोले इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस।